जी। आज हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर है रेफरेंस मैनेजर। तो इसका नाम है मेंडले। तो इसके अलावा आप लोगों के पास और भी रेफरेंस मैनेजर के सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड नोट है, रेफ मैनेजर है। लेकिन ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको सर्च करें गूगल पे मेंडले, और ये पेज आ जाएगा आपके सामने। मैंने सिर्फ सर्च बार में लिखा था मेंडले सॉफ्टवेयर, तो मेरे पास इसका डाउनलोड का लिंक आ गया। तो मेनले फॉर डेस्कटॉप, ये सारी इसकी क्वालिटीज लिखी हुई हैं, क्या क्या कर सकता है। फिर हम करेंगे डाउनलोड नाउ। तो आपके पास इसकी EXE फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मेनले फॉर डेस्कटॉप आप कर सकते हैं। डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपके पास EXE फाइल आ जाएगी। आप इस फाइल को सिंपली रन करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेनली डेस्कटॉप की आपके पास EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको रन करेंगे तो आपके पास मेनली डेस्कटॉप इंस्टॉल होके, और आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो आ जाएगी। आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। अगर अब क्या है कि आप लोग करेंगे रजिस्टर। ठीक है। आप लोग जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट क्रिएट करने की, वो आप इसमें फीड करेंगे। आपका आप रजिस्टर करने के लिए ईमेल एड्रेस लिखेंगे और इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका मेलडे का अकाउंट डेस्कटॉप का क्रिएट हो जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी क्रिएट किया था और इसको यूज़ किया था, तो मेरा जो अकाउंट इसमें है वो मैंने क्रिएट किया है। तो ये आपके पास मेंडले का जो सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास इसका विंडो आ जाएगी। तो आज हमने क्या सीखना है, हमें आज इस विंडो के ऊपर काम करना है कि विंडो, ये जो मेंडले सॉफ्टवेयर है ये कैसे हम यूज़ करते हैं। रेफरेंसेस की हम अगर बात करें तो थोड़ा हम पहले रेफरेंसेस की तरफ आ जाते हैं और फिर मैं आपको इसका सेटअप सिखाता हूँ इधर गूगल स्कॉलर पे, और विंडोज़ में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो रेफरेंसेस थे, अगर हम उनको थोड़ा समझ लें, देख लें एक दफ़ा, तो मैं चलता हूँ गूगल स्कॉलर पे। ठीक है। गूगल स्कॉलर पे इसलिए कि मोस्टली रिसर्च पेपर्स हमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम कुछ पेपर्स देख लेते हैं। अब ये पेपर मैं ओपन करने जा रहा हूँ। कोई भी पेपर आप ओपन कर सकते हैं। हमें जस्ट देखना है कि साइटेशंस और रेफरेंसेस हमें देखने हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो पेपर स्टार्ट हुआ है, अच्छा ठीक है, इसमें जो आपके पास रेफरेंसेस आ रहे हैं वो नंबरिंग फॉर्म में है ना, 1 2 3 4 करके। तो जो फर्स्ट इसका रेफरेंस होगा,
तो अगर हम जूम करके देख लें हो सकता है मिल जाए। इसके रेफरेंसेस, जी ये लिखे हुए हैं ना, नंबर 18। अब कुछ स्टाइल्स हैं, जैसे एपीए स्टाइल है तो वो ऑथर और ईयर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, इसमें नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेफरेंस है वो अगर हमें देखना है तो हम रेफरेंस के सेक्शन में जाएंगे 18th पे। ठीक है, अब वो जो वहां पे 18 लिखा हुआ था, इसको जिन लोगों ने कोड किया है वो है टायन एच शाम, और उन्होंने 2004 में इसको लिखा था। तो ये इसका जो फॉर्मेट है ये नंबरिंग फॉर्मेट है। ऊपर जो टेक्स्ट में है वो साइटेशन है, और नीचे जो आपकी एट द एंड ऑफ रिपोर्ट है वो आपकी रेफरेंसिंग है। तो मेंडले का सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, आप वहां पे जब जहां पे आपको साइटेशन इंसर्ट करनी है, जब आप साइटेशन इंसर्ट करेंगे तो आपके पास रेफरेंस खुद ही ऐड हो जाएगा रेफरेंस के सेक्शन में। और वो उसकी जो ये फॉर्मेटिंग होती है कि ऑथर का नाम या उसका इनिशियल और फिर ये ईयर और जर्नल का नाम किधर आना चाहिए वो खुद ही आ जाएगा। और अगर आप उन सारे रेफरेंसेस को किसी दूसरे जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं, आप उसको एपीए स्टाइल में चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो एपीए में भी ऑटोमेटिकली सारे रेफरेंसेस को कन्वर्ट कर देगा, आप जस्ट उसको लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम आज क्लास में कर रहे हैं कि हाउ टू इंपोर्ट रेफरेंस इन मेंडले, फिर मेंडले से एमएस वर्ड की फाइल में वो किस तरह से जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो प्लीज मुझसे पूछ लें। जी आप कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें रेफरेंस जो है वो आपके, ये आपका रेफरेंस लिखा हुआ है, इसमें एपीए स्टाइल में है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल, एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए स्टाइल, आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी वो भी एपीए स्टाइल में बनेगी। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, वैनकोवर है, नंबर्ड है, एपीए है, कोई 100 100 सवा 100 से ज्यादा के वो इसके फॉर्मेट्स हैं, वो हम लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। एपीए आपका ये ऑथर का नाम आता है और ब्रैकेट में जो आपके ऑथर का नाम और ईयर है, और फिर रेफरेंसेस के सेक्शन में इसके जो एपीए के कुछ जो है वो क्राइटेरियाज है कि आपको जो फॉलो करने पड़ते हैं रेफरेंस बनाने के लिए। जैसे आपका जो फर्स्ट ऑथर है उसका नेम और इनिशियल आएगा, सेकंड का जो है वो इनिशियल और फिर नेम आता है, फिर आप ईयर लिखेंगे, जर्नल का नाम लिखेंगे, फिर उसके जो पेज नंबर्स वगैरह होंगे वो लिख देंगे। तो ये जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है ना, इसको हम कहते हैं एपीए स्टाइल। वो रेफरेंस सेक्शन में हमें खाली जो है ना वो जाके जो हम रेफरेंस लिखते हैं, तो इसमें ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि कॉमा, अब ये फर्स्ट ऑथर का नेम और इनिशियल। इनिशियल मतलब जैसे ये जॉन इब्राहिम लिखते हैं तो जे डॉट इब्राहिम। ठीक है ना, तो इस तरह से। तो अब ये देखिए जो इनका जो लिखा हुआ है नाम, देखिए नाम है फिर इनिशियल्स हैं, फिर M% का साइन है, AND नहीं लिखा हुआ, ये ऑथर के नेम के बीच में कॉमा आ रहा है, इधर फुल स्टॉप आ गया, और ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉपर चीजें हैं ये हमें देखना पड़ती हैं अगर हम मैन्युअल रेफरेंसिंग करते हैं, कि हम ऑथर के नेम को कैसे सेपरेट करें, कि दो ऑथर है तो M% के साथ लिखेंगे, और फिर इटैलिक केस है आपका, ये स्ट्रेट केस है इसका फोन्ट्स का। ये सारे जो सीक्वेंस है वो हमें फिर याद करना पड़ता है, एक एक रेफरेंस का देखना पड़ता है। और फिर जब हम साइटेशन कर रहे होते हैं तो साइटेशन में भले हम 4 या 5 दफा उसको साइट करें, रेफरेंस के सेक्शन में वो एक ही दफा लिखेंगे। अब से फॉर एग्जांपल आपके पास एक थीसिस है जिसमें 100 150 रेफरेंसेस हैं, आप जब प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं या री रीड कर रहे हैं उसको थीसिस को, और आप उससे कोई पैराग्राफ डिलीट करते हैं, अब उसके अंदर जितनी भी साइटेशंस थी, अगर आप थ्रू रेफरेंस मैनेजर कर रहे हैं, कोई भी रेफरेंस मैनेजर हो, मेंडले, एंड नोट को भी, जब आप वो पैराग्राफ से डिलीट करेंगे तो आपको क्या पता कि ये थीसिस के किसी और सेक्शन में साइटेड है या नहीं है, आप बैठ के उसको ढूंढेंगे कि साइटेड है या नहीं है।
तो अगर वो उस पैराग्राफ के अलावा कहीं और पे भी साइटेड है तो वो रेफरेंस के सेक्शन से डिलीट नहीं होगा। अगर पैराग्राफ में आप साइटेशन डिलीट कर रहे हैं और वो कहीं और नहीं है तो वो रेफरेंस के सेक्शन से भी डिलीट हो जाएगी। तो आपका रेफरेंसिंग का जो हेड है कि वो खत्म हो जाएगा इसमें। उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसका फॉर्मेट याद रखना। और अगर सेम पेपर आपका किसी एडिटर के साथ पब्लिश नहीं हो रहा, उनका फॉर्मेट नंबर का था, अब दूसरे को आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एपीए को या वैंकोवर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सारे रेफरेंसेस को बैठ के दोबारा सेट करेंगे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर यूज किया है तो बस वहां से आप उस रेफरेंस का टाइप चेंज करें, वो सारे के सारे रेफरेंस पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएंगे और एज पर स्टैंडर्ड चेंज होंगे। तो इसलिए जो है वो हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर छोटा सा रिसर्च पेपर है जिसमें 8, 10 या 15 रेफरेंसेस हैं और वो 10, 12 पेजेस का है, तो हमें इतना फील नहीं होता कि वाई वी आर यूजिंग रेफरेंस मैनेजर। लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, कोई थीसिस बनाएंगे जिसमें 100, 150 रेफरेंसेस हैं, तो आपकी तो आधी जिंदगी, सॉरी आधी जिंदगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टाइम जो आपका रेफरेंसेस के मैनेज करने में गुजर जाएगा। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जब बीबीए का प्रोजेक्ट करेंगे तो आप जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप उनको मेंडले में इंपोर्ट करते आइए उसके रेफरेंसेस को। लाइब्रेरी बन जाएगी आपके पास। फिर आप क्या करें, जब एमएस वर्ड में लिखना शुरू करें तो उसको थ्रू रेफरेंस मैनेजर साइट करें। तो आपको प्रूफ रीडिंग का और ये सारा टाइम आपका बहुत बच जाएगा। ये इसका जो है वो फायदा है। मेंडले, हम मेंडले सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। मैं ये मेंडले सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था। इसको हमें इंस्टॉल करना है। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल में सर्च करें, ये आ जाएगा आपके पास। exe फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको रन करेंगे तो आपके पास साइन इन स्क्रीन आएगी। वहां से अगर आपने बना लिया है यूजर नेम तो साइन इन हो जाए, आपके पास मेन स्क्रीन आएगी। अदरवाइज आप उसको रजिस्टर कर लें वहां से अपना नेम, ईमेल वगैरह देके। वो सिंपल जैसे हम गूगल का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है। अब हम करते हैं इसको, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप ये एम एस डॉस का, विंडोज का, ये देखिए कि रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस के सेक्शन में आप देखिए आपके पास जो एक्सटेंशन है वो मेंडले की नहीं है। अब मेंडले सॉफ्टवेयर की यहाँ पे मेंडले के नाम से ये जो एम बना हुआ है इसका रेड वाला, इस तरह का इधर एम एस वर्ड में भी नजर आएगा। कैसे करेंगे हम लोग मेंडले के सॉफ्टवेयर में, इंस्टॉल, टूल्स के अंदर इंस्टॉल एम एस वर्ड प्लगइन। वो एम एस वर्ड की फाइल खुली हुई है तो कहता है कि हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी यस, क्लोज कर दें आप इसको। बंद हो गया। अब हम इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा जी, एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको हर दफा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये रेफरेंसेस के सेक्शन में ये आप देख रहे हैं, ये मेंडले पहले नहीं था, अब आ गया है। और जो मैं स्टाइल्स की बात कर रहा था, ये आप देखें, एपीए, शिकागो, आई ट्रिपल ई, ठीक है। ये आपके डिफरेंट स्टाइल जो है वो लिखे हुए हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अमेरिकन साइकोलॉजी अभी इंस्टॉल यूज करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल हम कैसे रेफरेंस इंसर्ट करते हैं, ये आपका हम रखते हैं कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे।
और ये से फॉर एग्जांपल हमारी एंड ऑफ रिपोर्ट है। हम यहाँ पे रेफरेंसेस लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट है और ये आपका रेफरेंस का सेक्शन है। अब देखें क्या होता है, हम लिखते हैं एज एज mentioned in previous स्टडीज। अगर हम कहते हैं जी एज मेंशन्ड इन प्रीवियस स्टडीज, तो आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे प्रीवियस स्टडीज कोट करनी पड़ेगी, कौन सी। एक क्वेश्चन आता है ना, अगर हम कहते हैं जी एज मेंशन्ड इन प्रीवियस स्टडीज दैट जॉब परफॉर्मेंस हैज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी, अगर हम स्टडीज कोट नहीं करेंगे, मेंशन प्रीवियस स्टडी दैट, ठीक है, एक सेंटेंस आ गया, हमने अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहा कि as mentioned in previous studies that employees productivity has impact on employees performance, employees employees job performance has impact on productivity। ग्रामर। अब प्रीवियस स्टडीज कौन सी, इधर एक क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम प्रीवियस स्टडीज ऐड करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेडले, ये हमारे पास जो हमने इंपोर्ट किया होगा मेडले में, वो मैं आपको सिखाऊंगा यूज करना। देखते हैं अब जो से फॉर एग्जाम्पल जॉब की जो आपके पास एक ये स्टडी थी, से फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अभी छोड़ देते हैं, हम देखते हैं शेप और कंट्रोल के साथ हमने ये 3 स्टडीज बता दी। ठीक है, और हम इसको करते हैं जी साइट। आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया, ये देखिए एक साइटेशन आ गई, एंटरप्रेन्योरशिप एट ऑल, मॉसन 19, और ये तीसरी स्टडी, ये तीनों आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये रेफरेंस के सेक्शन में तो आया नहीं, हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे इसको रिफ्रेश, सॉरी इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। जब इंसर्ट बिब्लियोग्राफी किया तो हमारा जो कर्सर आखिर में पड़ा हुआ था, उसके बाद जो है कर्सर इधर रखा हुआ है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो आपका ये जो देखें अब एपीए स्टाइल में आ गया इधर आपके पास। अगर इसका स्टाइल चेंज करना है, इसको हमें लिखना है आई ट्रिपल ई में, तो देखिए ये 1 2 3 ये इधर आ गए, 1 2 3 में ये कन्वर्ट हो गया। कोई पब्लिशर है जो हमें कहता है जी हमें शिकागो चाहिए, जी शिकागो स्टाइल आ गया। आप देखिए ये सारे जो इधर रेफरेंसेस है। अच्छा, हम इसको रखते हैं से फॉर एग्जांपल एपी स्टाइल में 7, और इसको करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, फर्स्ट टाइम हम करेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, और उसके बाद हम जब भी करेंगे तो हम उसको रिफ्रेश करेंगे। इंसर्ट करेंगे तो वो बार बार उसको सेम को दोबारा दोबारा इंसर्ट करता रहेगा, ये दोबारा इंसर्ट किया, ये तीसरी दफा इंसर्ट किया। तो फर्स्ट टाइम हम करेंगे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो बाकी साइटेशंस आ जाएंगी।
एक और करते हैं इसका। फर्दर कौन था? हम कहते हैं जी इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेंडले। फर्दर जो है वो ये कह रहे हैं, ठीक है। फर्दर एक और ऑथर आ गया आपके, सेज दैट। हमने आगे लिखना शुरू किया। अब ये देखें, इसका नाम इधर आ गया रेफरेंसेस के सेक्शन में। अगर हम इधर से कोई भी साइटेशन रिमूव करेंगे, तो मैं रिमूव करने के लिए मैं करती हूँ यहाँ से, तो ये इधर से भी खत्म हो गया। हमने वो रेफरेंस जो अभी ऐड किया था वो हमने डिलीट किया और रिफ्रेश किया, तो रेफरेंस बिब्लियोग्राफी भी इसकी अपडेट हो गई। तो आप जब रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास जब मेंडले की लाइब्रेरी होगी अपनी बनी हुई, तो आप उसमें से रेफरेंसेस पिक करते हुए आएंगे और MS वर्ड में आप उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों का कोई सवाल हो अब तक तो मुझसे पूछ लें, फिर हम मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका जो फर्दर जो हम इसको इंपोर्ट करेंगे गूगल स्कॉलर से और अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, वो हम कैसे बनाएंगे। टेक्स्ट में जो हम लिख रहे हैं ये कहलाता है साइटेशन। दिस इज साइटेशन। ये जो पूरी हमने टेक्स्ट में लिखते हैं जब ऑथर और ये नंबर लिखते हैं, इसको हम कहते हैं साइटेशन। और नीचे जो फुल फॉर्म में है इसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो अगर साइटेशन है लेकिन उसका रेफरेंस नहीं है, तो इस एरर को हम कहते हैं मिसिंग रेफरेंसेस। कि साइटेशन तो की हुई है टेक्स्ट में लेकिन उसका फुल रेफरेंस जो है वो नहीं दिया गया। क्या जरूरत है? अब ये देखिए, मोसन एंड हॉर्नर, इनका पेपर कौन सा है? ये उनके पेपर का नाम है। पेपर का नाम है जो, और उनका फर्दर जर्नल का नाम होगा। ये चीजें हम टेक्स्ट में नहीं लिख रहे, हमने सिर्फ उनका नाम और ईयर बता दिया। लेकिन उनके पेपर का नाम पढ़ना है हमें, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, ठीक है, और उसके पेज नंबर्स कौन से हैं, वो सारा हमें देखना है। तो हम फुल रेफरेंस देखेंगे आके रेफरेंस के सेक्शन में। तो साइटेशन है, रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है मिसिंग रेफरेंसेस का एरर है इस डॉक्यूमेंट में। और अगर जैसे हम मैन्युअल डिलीशन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, हमने क्या किया, रेफरेंसेस सेक्शन में से हमने वो जो अभी रेफरेंस डिलीट किया था उसको डिलीट कर दिया, हमने यहाँ से उसको डिलीट कर दिया मैन्युअली। लेकिन वो स्टडी में किसी और जगह भी कोट हुआ हुआ था, 2 दफा साइट हुआ हुआ था, तो हमने एक दफा डिलीट करके उसका रेफरेंस इधर से मिटा दिया। तो क्या होगा, वहां पे साइटेशन रह गई, इधर रेफरेंस है नहीं, मिसिंग रेफरेंस। अच्छा, पैराग्राफ जो है हमने डिलीट किया, पैराग्राफ हमने डिलीट किया, उसमें 3 रेफरेंसेस थे, उसका फुल फॉर्म रेफरेंसेस के सेक्शन में लिखा हुआ था। लेकिन हमने पैराग्राफ से तो डिलीट किया, रेफरेंस के सेक्शन से डिलीट नहीं किया। तो इस एरर को हम कहेंगे मिसिंग साइटेशन। ये रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस पड़ा हुआ है और ऊपर मिसिंग साइटेशन। ये उमूमन इस तरह से होता है जब कोई अपना थीसिस से रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो वो क्या करते हैं कि जो पार्ट है पब्लिश करने के लिए वो अपनी थीसिस से निकाल देते हैं और रेफरेंस के पूरे रेफरेंसेस कॉपी करके पेपर में पेस्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, थीसिस में तो से फॉर एग्जांपल 60 रेफरेंसेस थे, लेकिन वो जो पार्ट पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, एक थीसिस से 3-4 पेपर निकल जाते हैं।
अब उन्होंने एक पेपर का पार्ट वहां से पब्लिश करने के लिए प्रेजेंट किया और बाकी केस का किया, रेफरेंसेस का पूरा सेक्शन उठा के पेश कर दिया। अब क्योंकि पूरी थीसिस तो है नहीं, तो जब हम देखेंगे कि जी रेफरेंस सेक्शन में साइटेशन जो है वो तो 20 है, रेफरेंसेस जो पड़े हुए हैं वो 40 पड़े हुए हैं वहां पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन्होंने इसको प्रूफ रीड नहीं किया अच्छे तरीके से। अगर आपके साइटेशन में जितने रेफरेंसेस हैं उतने आपके रेफरेंस सेक्शन में भी होने चाहिए फुल रेफरेंसेस, तो ये बैलेंस है। अब ये देखिए ना, इस चीज को बैलेंस करना कि साइटेशन में है या नहीं है, हमने एक डिलीट किया ऐसी दूसरी तो नहीं है हमारे टेक्स्ट में कि हम रेफरेंस को भी डिलीट करें या ना करें। फिर अगर हम मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास भेज रहे हैं तो उनके डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं उन हर स्टाइल्स में बैठ के पेपर को सेट करना, इट्स अ हेडेक। चले, और कोई काम नहीं है, हम इसको करना भी चाहते हैं, तो क्या होगा कि इसमें एरर के चांसेस बहुत हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आप इतनी देर में एक और रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, एक और स्टडी कर सकते हैं अगर आप टाइम सेव कर सकते हैं। और दिस इज अ प्रोफेशनल अप्रोच। और इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि आप अगर नेटवर्किंग करते हैं रिसर्च में, से फॉर एग्जांपल कोई इशू है कि इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, या इन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, कहीं भी कर दें आप। अब क्या हुआ, आप स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी नेटवर्किंग है फेसबुक पे, रिसर्च ग्रुप पे, ग्लोबली किसी पेज पे, और आपको कोई रिसर्चर मिल गया है जी बांग्लादेश से, इंडिया से या नेपाल से। अब आप एक प्रोजेक्ट में बैठ के काम कर रहे हैं, वो उधर की स्टडी कलेक्ट करेंगे, आप इधर से डेटा कलेक्ट करेंगे, दोनों को मर्ज करके आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। अब उन्होंने कितना लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने कितना लिटरेचर रिव्यू किया है, अगर मेनली आप यूज करेंगे तो क्या होगा, वो कॉमन अकाउंट होगा। जो इंपोर्ट वो कर रहे होंगे वो उधर आ रहे होंगे उनके पास, आपके पास भी आ रहे होंगे। रिपोर्ट पे काम करना है किसी तीसरे बंदे को, डेटा कलेक्शन काम है जी बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले का, रिपोर्ट राइटिंग काम जो है वो श्रीलंका वाले का काम है। अब ये लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, वो उस डेटा को थ्रू मेडले उन पेपर्स को देख सकता है, अपनी रिपोर्ट में साइट कर सकता है थ्रू मेडले। आप इसकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको अभी जो मेडले में दिखाऊंगा कि हम फोल्डर बनाते हैं, उसमें फाइल्स ऐड करते जाते हैं। तो अगर ये अकाउंट आपका प्रोजेक्ट अकाउंट है जो मैंने ओपन किया है, और आप दुनिया की 3 मुख्तलिफ कंट्री से बैठ के एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और तीनों के पास इसका पासवर्ड है, बिकॉज दिस इज अ प्रोजेक्ट अकाउंट नॉट अ पर्सनल अकाउंट, तो मैं जो फाइल इंपोर्ट करूंगा, मेरा जो दूसरा जो उसमें है मेंबर है, उसके पास भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो जो काम कर रहा है मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका जो स्कोप है, जो प्रोफेशनल अप्रोच है, वो ये है कि आप इसको इंटरनेशनली नेटवर्किंग में यूज कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट रिसर्च टीम, रिसर्च ग्रुप इसको यूज कर सकते हैं। आप प्रोफेसर बन जाएं, आपकी टीम है, आपको कोई कंसल्टेंसी मिली हुई है, आपने टीम को काम पे लगाया हुआ है, वो टीम जो डेटा कलेक्ट कर रही है, लिटरेचर ढूंढ रही है, आपको वो सारा एक जगह पे मिल रहा है, बजाय हर किसी के पास जाने के। इसलिए सॉफ्टवेयर का जो यूज है, सीखना है, वो जरूरी है रिसर्च काम के लिए। आप बीबीए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, आप लोग 3 मेंबर होंगे, 3 का ग्रुप बनता है ना रिसर्च प्रोजेक्ट का। अब अगर आप मेंडले के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप जो लिटरेचर है वो डाउनलोड करते जाइए, उसको इंपोर्ट करते जाइए मेंडले के अंदर। तो मेंबर ए, मेंबर बी, मेंबर सी, 6 पेपर एक ने डाउनलोड किए, 6 दूसरे ने, 6 तीसरे ने, वो 18 पेपर्स एक ही फोल्डर, एक ही रेफरेंस मैनेजर में आपके पास आ गए। आप तीनों में से कोई भी रिपोर्ट के सेक्शन पे काम कर रहा है, कोई लिटरेचर रिव्यू पे काम कर रहा है, कोई इंट्रोडक्शन के चैप्टर पे काम कर रहा है, तीसरा मेथोडोलॉजी पे काम कर रहा है, तीनों को रेफरेंसेस की जरूरत है। रेफरेंसेस मेंडले में पड़े हुए हैं, अकाउंट का पासवर्ड आप तीनों के पास है, एमएस वर्ड खोला, लिखना शुरू किया रिपोर्ट को एमएस वर्ड में, रेफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? मेंडले से। आपको एग्जामिनर कभी नहीं कहेगा कि आपकी जो साइटेशंस हैं और जो आपके रेफरेंसेस हैं वो गलत फॉर्मेट में किए हुए हैं। ऑब्जर्वेशन आ जाती है कि आपने रिपोर्ट ठीक बनाई है लेकिन इसमें रेफरेंसेस सही नहीं है। अगर आपका इतना अच्छा पेपर बना हुआ है, उसकी रेफरेंसिंग सिस्टम सेट किया हुआ है,
तो आप उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं इजीली। वरना इस पेपर की कौन बैठ के प्रूफ रीडिंग करेगा, रेफरेंसेस बैठ के एक एक सेट करेगा, इंपोर्ट करेगा। आपका पेपर डिले में चला जाता है, नहीं पब्लिश होता। अगर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है अच्छा सा, तो अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका पेपर पब्लिश हुआ हुआ है तो इंटरनेशनल सुपरवाइजर्स आपको इजीली वेलकम करते हैं, आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं कि इनको रिसर्च करना आती है। तो वहां पे तो ये टूल्स यूज होते हैं ना आपके पास प्रोफेशनली। तो भले आप कहें कि बीबीए प्रोजेक्ट में मेरे पास कोई 10 15 20 रेफरेंसेस हैं, मैं मैन्युअली मैनेज कर लूंगा, लेकिन बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। वो खुद ही करेगा, उसको ए और बी कर देता है ये। ए और बी कर देगा, अगर सेम टाइटल के साथ है, दो वर्जन है उसके, तो उसको ए बी सी डी ये खुद ही कर देता है। वो नंबरिंग और आई ट्रिपल ई फॉर्मेट। अच्छा मैं एक इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ये लेस देन अ मिनट है, तो नेक्स्ट में देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इधर ही से।